हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो है आपने इंट्रोडक्टरी क्लास लिए थे 11th क्लास का, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि मैथमेटिकल टूल्स नेसेसरी है फिजिक्स स्टार्ट करने के पहले पढ़ने के लिए। मैथमेटिकल टूल्स, अब इस मैथमेटिकल टूल्स में आपको जो है हम 5 टॉपिक दिए थे जो टीचर्स के द्वारा गाइडेड थे, और बाद बाकी 4 टॉपिक जो थे, ये 4 टॉपिक जो है स्टूडेंट को सेल्फ करना है। अब इस 5 टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले एक एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी को भी डिफाइन किया था पिछले प्रीवियस क्लास में। फिजिकल क्वांटिटी का बिहेवियर के आधार पर भी हम लोग डिफाइन किया था, और फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट के आधार पर भी डिफाइन किया था टाइप्स। तो बिहेवियर के आधार पे जो 2 मेन टाइप हम लोग लिए थे, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, और यहीं पे आपको बोले थे टेंसर का भी कुछ जानकारी हम लोग को लेना है। तो इसी का पहला पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज यानी मैथमेटिकल टूल्स का। आप फर्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, मैथमेटिकल टूल्स का हेडिंग आप दे सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग मैथमेटिकल टूल्स का हो गया वेक्टर, और इस हेडिंग के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं यह है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हम लोग 9th लेवल में भी पढ़े होंगे कि जिस क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको हम लोग ब्रॉडली पढ़ना है। अगर हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड बोल दिए तो कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, और डायरेक्शन होने के बावजूद भी उनको स्केलर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो फिर वैसे क्वांटिटी हमारे डिफिनीशन से आउट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग डिफिनीशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे करेंगे। ओनली वर्ड को अगर आप रिप्लेस कर दे, यानी सीधे अगर बोले कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर, तो ये सही है, लेकिन ओनली मैग्नीट्यूड बोल दिए तो डायरेक्शन वाले हमारे चेंज हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जो है डिफिनीशन को मॉडिफाई करेंगे। द क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, अगर ओनली वर्ड हम लोग यूज किए हैं मैग्नीट्यूड में तो फिर और करना होगा, ओनली मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड विथ यूनिक डायरेक्शन इज कॉल्ड क्वांटिटी है, तो इज कॉल्ड क्वांटिटी जो होता था आर कॉल्ड इज कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग को यहाँ जानना है एग्जाम्पल, तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है उसके लिए आप डिस्टेंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल में डिस्टेंस, स्पीड, मास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, etc। अब जो है इसका ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जो हम लोग लेंगे वो यहाँ से लेंगे ऐसे क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन यूनिक है। यूनिक डायरेक्शन होने के कारण ही इसको स्केलर माना जाता है, क्योंकि वेक्टर को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो वहां पे बताएंगे कि वेक्टर हैज कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन का मतलब हुआ कि अगर सिचुएशन चेंज हो गया तो डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ रहा हो उसको स्पेसिफिकेशन जरूरी है। जैसे मान लो कि कोई आदमी जो है मुजफ्फरपुर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से किस डायरेक्शन में गया थे हम लोग को बतलाना होगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट या ड्यू वेस्ट या ड्यू नॉर्थ, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर का कोई स्पेसिफिक यानी ये फिक्स डायरेक्शन नहीं है, यूनिक डायरेक्शन नहीं है, एक कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन है। यानी डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ड्यू ईस्ट गया है या ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया है, ड्यू वेस्ट गया है, ड्यू नॉर्थ गया है, ड्यू साउथ गया है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसलिए यूनिक डायरेक्शन नहीं है, तो वहां पे हम लोग वेक्टर कंसीडर करेंगे। लेकिन यूनिक डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्वांटिटी का एग्जांपल में लीजिए टाइम। टाइम जो है ये इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग समझेंगे। तो टाइम इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम
पास्ट टू प्रेजेंट और प्रेजेंट टू फ्यूचर, किसी भी प्रकार से हम लोग टाइम को जो है बैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका डायरेक्शन यूनिक हुआ, इसलिए हम लोग टाइम को भी स्केलर बोलेंगे। टाइम के बाद दूसरा है प्रेशर। प्रेशर का जो है वास्तव में प्रेशर होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया जो 9th में हम लोग पढ़े थे यहाँ पे चेंज कर देंगे, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया यानी नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग लेते हैं। तो यहाँ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स है, हमेशा जो है वो नॉर्मल होगा सरफेस का, तब जाकर के एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर मिलेगा। तो इट हैज यूनिक डायरेक्शन, इसलिए यह भी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी हम लोग टेंजेंशियल टू द सरफेस यूज करते हैं कंसेप्ट, इसलिए इसका भी डायरेक्शन हमेशा यूनिक होता है। तो ये यूनिक डायरेक्शन वाले क्वांटिटी हो गए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज हैं जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, यानी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट वाले जो क्वांटिटी होते हैं उसको भी हम लोग बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो वो रिमार्क में अभी हम लोग बताएंगे आपको, और वो जब वेक्टर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वहां ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि पहले आप वेक्टर जानिएगा तब जानिएगा कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या है, और डॉट प्रोडक्ट के बाद हम लोग जानेंगे कि कौन सा क्वांटिटी हमारा स्केलर कैटेगरी में आ जा रहा है। यहाँ केवल आपको रटना है, अभी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बाद वो ब्रॉडली क्लियर होगा। इसके बाद एक और क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग देख रहे हैं कि यह हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो इट हैज आल्सो डायरेक्शन, फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करके अलजेब्रिक लॉ को ओबे कर लेता है, और इसका भी डायरेक्शन यूनिक है, यह हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि ये दो कैटेगरी जो हम लोग डिफिनीशन में चेंज किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये सभी क्वांटिटी स्केलर्स कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो है रिमार्क में हम लोग जो है कुछ और स्केलर के विषय में जानेंगे एग्जाम्पल में। तो ये पहला रिमार्क हम लोग जो है इसका फर्स्ट रिमार्क में देखिए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर आल्सो स्केलर्स, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वह भी हमारा स्केलर होता है। एग्जाम्पल के लिए जो है हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में वर्क। तो वर्क जो है यह हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे तो यह F डॉट डिस्प्लेसमेंट हो गया और यह वर्क हो गया W। वर्क के बाद हो गया पावर। पावर जो होता है यह है फोर्स डॉट वेलोसिटी, इसको हम लोग लिखते हैं F डॉट V, और यहाँ पावर को V से भी नोट करते हैं। तो इस तरह वर्क और पावर जो है एक डॉट प्रोडक्ट है। तीसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको I से डिनोट करते हैं। तो यह होता है हमारा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी डॉट एरिया। अब यहाँ पर एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हम लोग समझेंगे। करंट डेंसिटी को J से, एरिया को A से, तो J डॉट A डिनोट करते हैं। तो ये जो दो वेक्टर है ये सभी क्वांटिटी राइट साइड में वेक्टर्स है। अभी हम लोग को मान लेना है कैसे वेक्टर्स है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट होने के कारण वर्क भी, पावर भी, इलेक्ट्रिक करंट भी, ये सब हमारे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। अब जो है डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद हम लोग को एक चीज और रिमार्क में जानना है कि जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है उनका एडिशन जो है वो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन से होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से नहीं होता है। यानी दूसरा रिमार्क में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज ओबेज अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन, यानी इसको ऐड करने के लिए हम लोग अलजेब्रिक लॉ यूज करते हैं, वेक्टर लॉ कोई स्पेशल लॉ यूज नहीं करते हैं। इसलिए जो है हम लोग जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलजेब्रिक लॉ यूज करेंगे। अब ये अलजेब्रिक लॉ कैसे है, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि यह एक वायर है, यह दूसरा वायर है, और यह वायर नंबर 1 से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, वायर नंबर 2 से 7 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो इस वायर में ज्वाइंट के बाद कितना करंट जाएगा, तो ये 12 एम्पियर करंट हो गया।
इसको मान लेते हैं I1, इसको I2 और इसको मान लेते हैं I3। तो यहाँ पर देखते हैं I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि यह कितने डिग्री पे करंट आ रहा है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि यह वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे ऐड कर दिए हम लोग 5 को 7 के साथ। तो यह हमारा जो है I3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर इज इक्वल टू हो गया 12 एम्पियर। अब हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर आमीटर लगा करके मेजर किए थे, यहाँ पर भी आमीटर लगा करके मेजर किए थे, और इस वायर आर्म में भी आमीटर लगा करके मेजर किए। तो इसका आमीटर का रीडिंग 5 एम्पियर था, इसका 7 एम्पियर, और इस वायर में सर्किट का में आमीटर का रीडिंग 12 एम्पियर है, जो इस बात को प्रूव कर रहा है कि हमारा करंट जो है वो अलजेब्रिकली ऐड हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। अब इतना स्केलर के विषय में हम लोग को जानना जरूरी था। इसके बाद अब हम लोग आ Jaते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जो हम लोग का मेन सिलेबस है। इस टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए 3 कंडीशन है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो ए फिजिकल क्वांटिटी इज said to be a vector quantity if first point है it has magnitude। अब मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको यहाँ जानना है। मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है, उसको हम लोग ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे, कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय ए न्यूमेरल एंड ए यूनिट। जैसे हम लोग बोले सोहन, एग्जाम्पल में देख लीजिए इसका, जैसे सोहन 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। तो ये सोहन का जो स्पीड है, तो स्पीड हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब इस स्पीड को हम लोग क्या किए हैं, 5, यह हो गया न्यूमेरल वैल्यू n, और किलोमीटर पर आवर जो यहाँ है, किलोमीटर पर आवर, यह हो गया हमारा स्टैंडर्ड यूनिट, जिस स्टैंडर्ड के टर्म में इस 5 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। अब इसी में अगर डायरेक्शन हम लोग लगा दें कि ड्यू ईस्ट, तो यह वेक्टर क्वांटिटी स्पीड से बदल करके हो जाएगा वेलोसिटी। 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो 5 हो गया न्यूमेरल, किलोमीटर पर आवर हो गया यूनिट, और ईस्ट हो गया डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख रहे हैं कि ये 5 केवल बोलने से नहीं पता चलेगा, 5 किलोमीटर पर आवर या 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लेते हैं कि वह 25 से चला गया। अब 25 का क्या मतलब हो गया कि 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, 25 मीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। तो यूनिट मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो जब तक यूनिट हम लोग नहीं डालते हैं तब तक ये पता नहीं चलता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी के विषय में कहा जा रहा है। और जब यूनिट डालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालते हैं, तो ये पता नहीं चलता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट कितना है। तो फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए एक न्यूमेरल की भी जरूरत है और एक यूनिट की भी जरूरत है। तो अब हम लोग कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, जिसमें कभी कभी आप देखते होइएगा स्टूडेंट से प्राय मिस्टेक हो जाता है कि हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया, ठीक है, F बराबर ma जो है बेसिक हम लोग पढ़े थे। अब इसमें मास जो है 2 किलोग्राम दिया है, एक्सेलरेशन जो है वह a का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, और फोर्स उनसे पूछते हैं जब बच्चे 5 गुना 10 डायरेक्ट लिख करके छोड़ देते हैं। जब तक आप 10 के बाद यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखिएगा या 10 न्यूटन नहीं लिखिएगा, तब तक एक कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं होगा फोर्स का। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन होता है, 10 नहीं होता है।
इसलिए इतना ध्यान रखना है फिजिक्स में। हम लोग मैथ में f का वैल्यू 10 हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में f अगर फोर्स फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसे केवल 10 नहीं लिखेंगे, 10 न्यूटन लिखेंगे, तब जाके कंप्लीटली स्पेसिफाई होगा। इसलिए केवल 10 लिख करके जो हम लोग छोड़ देते हैं जनरली, यहाँ पे आपके मार्क्स जो है रिड्यूस किया जा सकता है। एक कंसेप्ट फिजिक्स के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। आपको 10 न्यूटन लिखना है या 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है। इसलिए जो मैग्नीट्यूड हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का कंसीडर करेंगे, ये वेक्टर में भी लागू है, वो कंप्लीटली स्पेसिफाई होना चाहिए एक न्यूमेरल वैल्यू के साथ और एक करस्पॉन्डिंग यूनिट के साथ। दूसरा जो कंडीशन है फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए, और दूसरा कंडीशन है आपका इट हैज कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग हुआ कि हम लोग को डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होगा कि किस डायरेक्शन में जो है ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया गया है या फिजिकल क्वांटिटी को आप लोग बतलाना चाहते हैं किस डायरेक्शन में। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन और इट हैज डायरेक्शन दोनों वर्ड में डिफरेंस है, आपको ध्यान देना। अगर हम लोग सीधे लिखते इट हैज डायरेक्शन तो प्रेशर के पास भी डायरेक्शन है, सरफेस टेंशन के पास भी है, टाइम के पास भी है, इलेक्ट्रिक करंट के पास भी डायरेक्शन है, लेकिन वह यूनिक डायरेक्शन है। और इट हैज कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि डायरेक्शन का कंसेप्ट है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है डिफरेंट हो सकते हैं। यानी हम लोग जो है वेलोसिटी बोलेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट ऑलवेज नहीं होगा, यह ड्यू वेस्ट भी हो सकता है, ड्यू साउथ भी हो सकता है, ड्यू अनदर डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसलिए हम लोग कंसेप्ट वर्ड यूज करते हैं। और तीसरा इसका जो क्राइटेरिया है, इट शुड ओबे सर्टेन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस सर्टेन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? इस सर्टेन लॉ में हम लोग जो है पहला लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग कन्वर्ट इजीली कर लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो अगर आप यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोल दीजिएगा तो गलत नहीं है, सर्टेन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलिएगा वो भी गलत नहीं है। फिर हम लोग केवल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही क्यों नहीं बोले? इस सर्टेन लिखने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सर्टेन इसलिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बावजूद कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जो हमारा मैग्नीट्यूड भी है, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन भी है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करते हैं और उसके बावजूद भी वेक्टर नहीं है, वे स्केलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी के लिए एक कंडीशन और जो इसमें आता है सर्टेन लॉ का मीनिंग, इसमें हम लोग एक पार्ट लिए हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एडिशन शुड बी कोमुटेटिव। अगर एडिशन इसका कोमुटेटिव है तब जाकर के हम लोग उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह ये चार कंडीशन है, लेकिन एडिशन शुड बी कोमुटेटिव को एक ही थर्ड कंडीशन में ही हम लोग ले लिए हैं। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लिख करके सर्टेन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखे हैं। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत सारे किताब में केवल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही मिलेगा, लेकिन जब IIT एडवांस के लिए आप कोई किताब पढ़िएगा तो उस किताब में आपको मिलेगा कोमुटेटिव लॉ। इसको जो है वेक्टर होने के लिए कोमुटेटिव लॉ को भी ओबे करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एग्जांपल भी मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है और फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है तो एक केस में यह हमारा वेक्टर की तरह बिहेव करता है, दूसरे केस में स्केलर की तरह बिहेव करता है और सेम फिजिकल क्वांटिटी है, केवल लार्ज और स्मॉल का डिफरेंस है। और उसके कारण जो है ये एक केस में कोमुटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, इसलिए हम लोग जो है इसको डायरेक्शन होने के बावजूद भी जो है स्केलर कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इस तरह हमारा तीन कंडीशन हो गया। शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ब्रॉड केस में बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एडिशन शुड बी कोमुटेटिव। अब कोमुटेटिव का मीनिंग क्या हुआ ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई वेक्टर A है और यहाँ पर हमारा वेक्टर B है, तो अब इसको ऐसे देखिए A है और यहाँ पर A से B यहाँ पे चले गए, A से B,
तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं a प्लस बी, यह हो गया हमारा आर वेक्टर। तो अगर आर वेक्टर को हम लोग a प्लस बी लिखे तो इसी आर वेक्टर को b प्लस a भी लिखा जा सके, सेम हो, तब करके हम लोग बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या है, इसको भी हम लोग ग्राफिकली पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ग्राफिकल मेथड में। ऐसे अभी आप ट्रायंगल लॉ के विषय में थोड़ा सा इतना जान लीजिए। जैसे मान लो आपको ये मुजफ्फरपुर का टावर है, टावर से आपको जाना है अहियापुर, चाहे अहियापुर नहीं है 0 माइल हो गया, और 0 माइल से आपको जाना है बैरिया या बैरिया हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि फाइनली आप कहाँ पहुंचे, तो टावर से बैरिया पहुंचे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल का एक साइड दिया हुआ टावर टू 0 माइल, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट को अगर ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किए, 0 माइल टू बैरिया सेकंड पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किए, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, टावर टू बैरिया, यानी कि इसको रिजल्टेंट वेक्टर आर बोले। तो रिजल्टेंट और ये दोनों मिलकर के एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन इसको डाल देते हैं। अब इसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पे डिस्कस करेंगे। अब ये 3 कंडीशन से हम लोग जान गए कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन होंगे। अब हम लोग को इसका एग्जांपल्स जानना है। पहला एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब रटने वाला चीज है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी क्वांटिटी को हम लोग को आगे पढ़ना है डिटेल से। यहाँ पर केवल आपको रट लेना है, ये सभी के सभी वेक्टर्स होते हैं। और यहाँ पर कुछ रिमार्क्स हम लोग को कर लेना है, ये भी रिमार्क्स आपको रटना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बाद में आएगा। पहला कि द क्वांटिटी हैविंग यूनिक डायरेक्शन आर स्केलर, एग्जांपल स्केलर में दे दिए हैं वही बात डाल देना है। दूसरा रिमार्क हम लोग को डालना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर आर स्केलर, जो रिमार्क वहां पर स्केलर में दिए थे उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है। तीसरा रिमार्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आर वेक्टर, तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वह भी वेक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर टॉर्क, पहला एग्जांपल ले लेते हैं टॉर्क, इसको टाउ वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो यह हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्रॉस, ये क्रॉस इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स एफ वेक्टर। दूसरा एग्जांपल जो है इसका ए नंबर मान लो, बी नंबर एग्जांपल है आपका एंगुलर मोमेंटम, इसको एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। यह भी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, पी को बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका बी के बाद सी ऊपर लिख देते हैं। तीसरा एग्जांपल जो है हम लोग लेते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको भी वेक्टर से डिनोट करेंगे ओमेगा क्रॉस आर। तो आर पोजीशन वेक्टर हो गया, यहाँ रेडियस वेक्टर बोलते हैं इसको, रेडियस वेक्टर, और ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये सब केवल आपको अभी रट लेना है, आगे हम लोग को डिटेल से सब क्वांटिटी को पढ़ना ही है, केवल जान लेना है कौन कौन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आपका चौथा जो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको टॉ ई से भी नोट करेंगे। तो यह होता है पी क्रॉस ई, जहां पी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो है ई में आ जाइए टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल को बार
मैग्नेट भी हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया टॉ भी, यह हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू, या एम लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। जब एम को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह जो है हम लोग को रट लेना है। आगे हम लोग इस सब का जरूरी पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ए बी सी तक आपका 11th के सिलेबस में मिलेगा और डी और ई 12th के सिलेबस से आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग को जो कंपटीशन के साथ करना है, इसलिए हम लोग जो है एक्स्ट्रा इलेबोरेट करके करते हैं। अब इस वेक्टर क्वांटिटी के डिफिनीशन और एग्जाम्पल के बाद हम लोग को यह जानना है कि वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, कैसे वेक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे। तो उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बोलेंगे डिनोशन ऑफ वेक्टर। डिनोशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए वेक्टर को मान लो कि ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो दे करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डिनोट करने का कि वेक्टर ए को बोल्ड लेटर से लिखे, या डबल इस पे चला दीजिए, इसको बोल्ड लेटर से लिख दीजिए। यह एनसीईआरटी बुक में इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में, और यह जो है रेफरेंस बुक में मिलेगा जो हम लोग यूज करेंगे, ये मोस्टली यूज्ड है। और तीसरा जो है वेक्टर क्वांटिटी ए है, तो ए के ऊपर एक कैप आएगा, तो ये फॉरेन बुक में आपको मिलेगा, फॉरेन बुक में यह यूज किया जाता है। और वहां पे कैप को हम लोग हैट बोलते हैं, ए हैट। यहाँ पर जो हम लोग इसका यूज करते हैं यूनिट वेक्टर के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं यूनिट वेक्टर के लिए। तो चूंकि लिखने के दौरान ये बात दोबारा लिखना पॉसिबल नहीं है, मतलब उतना आसान नहीं होता है, इसलिए हम लोग ऊपर में एरो दे करके यूज करते हैं। तो वी प्रेफर दिस सिंबल टू डिनोट ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी है तो ये v लिख दिए, तो यह जो v है यह हमारा स्पीड हुआ, लेकिन इसके ऊपर जब एरो दे दिए तब यह हमारा वेलोसिटी हुआ। जैसे यह v स्पीड और ऐसे लिखें तो यह वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह जो है अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो केवल वन स्लैब में v है तो इसको आप स्पीड एज्यूम करेंगे, और अगर v एक डबल स्लैब में है यानी बोल्ड लेटर में v है तो इसको आप जो वेलोसिटी पढ़ेंगे। इतना आंसर हम लोग को डिनोशन ऑफ वेक्टर में समझना है। डिनोशन ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग को पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी ग्राफिकल मेथड्स हम लोग को पढ़ना है वो ग्राफिकल मेथड्स जो है इसके अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होगी, ग्राफिकल मेथड को बेटर ढंग से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।